अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। IMF प्रोग्राम में भी चले गए, दोस्त मुल्कों से तकरीबन 15 अरब डॉलर्स भी मिल गए। मईशत के ICU से निकलने के दावे भी कर दिए, मगर फिर भी मुआशी गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत खामोश है। स्टॉक मार्केट बेयकीनी का शिकार है, संभल नहीं रही। आलमी इदारे अब भी मुआशी सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं। डॉलर की कीमत में आज फिर इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.89 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹164.05 हो गई और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹163.50 हो गई। सिर्फ जून के महीने में डॉलर की कीमत में तकरीबन ₹15 का इजाफा हो चुका है। मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है, मगर ना तो स्टेट बैंक मुदाखलत कर रहा है और ना ही हुकूमत कोई एक्शन ले रही है। अलबत्ता मुलाकातें जरूर हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 दिनों में 2 मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब डॉलर की कीमत में ₹6 का इजाफा हुआ था, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकिर ने मुलाकात की थी और फिर आज गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म से दूसरी मुलाकात की। और इस मुलाकात में जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे पर बातचीत हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक को इस मामले में मुसलसल आगाह रखने की हिदायत भी की। ये माजी में भी वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हमने स्टेट बैंक से कहा है कि हमें आगाह रखा जाए। अब ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, एक बिजनेसमैन हैं और वो इन मुलाकातों में मौजूद हों। ज़राए बता रहे हैं इन मुलाकातों से साफ जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान डॉलर की कीमत में इजाफे से आगाह हैं, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ना ही उन्होंने कोई बयान जारी किया है। इसलिए तासुर बढ़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर आज़म ने आज बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लिया है और हुकाम को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है, मगर डॉलर के हवाले से वज़ीर आज़म की कोई हिदायत सामने नहीं आई है। माजी में जब भी डॉलर की कदर में इजाफा होता था तो वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर कौम को बताते थे अपोजिशन लीडर की हैसियत से कि कितना कर्जों में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से मईशत तबाह हो रही है। मगर अब महंगाई में जो इजाफा है उसका वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया है। रुपए की कदर जो गिर रही है, डॉलर के कदर में जो इजाफा है उसका वो नोटिस नहीं ले रहे हैं। अब रुपया गिर रहा है तो महंगाई होगी, शरह सूद और बढ़ेगी, तरक्की और कम होगी। महंगाई एक नतीजा है जिसकी वजूहात कुछ और है, मगर वज़ीर आज़म वजूहात पर नहीं सिर्फ नताइज पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जिससे मीडिया पर खबर तो बन जाएगी मगर महंगाई नीचे नहीं आएगी। गुज़िश्ता साल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उस वक्त डॉलर की कीमत ₹122 थी, जो अब बढ़कर ₹164 हो गई है। यानी गुज़िश्ता 10 माह में डॉलर की कीमत में ₹42 का इजाफा हो चुका है। जाहिर है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो रुपए की कदर में उस वक्त भी गुंजाइश मौजूद थी गिरने की, ₹140 तक गया। तो फिर असद उमर साहब ने कहा कि इक्विलिब्रियम है। उसके बाद रुपया क्यों गिर रहा है, इसका मईशत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये हुकूमत नहीं बता रही है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी गैर यकीनी की कैफियत का शिकार है। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज भी गिरा, 314 पॉइंट्स आज भी कम हुए और 33,774 पर इंडेक्स आ गया है। साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $28 करोड़ से कम होकर 14 अरब 35 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $32 करोड़ कमी से अब 7.28 अरब डॉलर हो गए हैं और शेड्यूल्ड बैंकों के ज़खायर $3.4 करोड़ इजाफे के साथ $7.06 हो गए हैं। इसके अलावा आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक कारोबारी तबके का एतमाद कम हो रहा है और सरमायाकारी मनफी असर ले रही है। IMF प्रोग्राम में इक्तिसादी और मॉनेटरी पॉलिसियाँ सख्त रहेंगी। ये प्रोग्राम कम मुद्दत में मईशत के लिए मनफी होगा। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रवा माली साल में 3.2% रहेगी और आइंदा माली साल में और कम होकर 2.7% होने का इम्कान है। महंगाई बढ़ेगी, क़ुव्वत ख़रीद कम होगी। फिच के मुताबिक मुआशी तरक्की हुकूमती हदफ से कम रहेगी। खाम तेल की कीमतों की वजह से दरामदात बढ़ेंगी। स्टॉक मार्केट का गिरना मईशत पर एतमाद को कम कर रहा है। जुलाई 2018 से स्टॉक मार्केट 14% गिरकर मार्च 2016 की सतह पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी तबके का एतमाद कम हो रहा है, सरमायाकारी मनफी असर ले रही है। सीपेक सरमायाकारी मईशत को सपोर्ट फराहम कर सकती है। अलार्मिंग रिपोर्ट है जो मुआशी सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। गुज़िश्ता 10 माह में मुसलसल
गैर यकीनी की कैफियत है। IMF के प्रोग्राम में जाने की खबर आ गई, गैर यकीनी खत्म नहीं हुई। बजट आ गया, फिर भी गैर यकीनी खत्म नहीं हुई। करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट मुसलसल गैर यकीनी का शिकार है। हमारे साथ माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़जाना हाफिज़ पाशा साहब मौजूद है, जिनकी राय को खुद हुकूमत बहुत मोहतबर समझती है। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल भी मौजूद होंगे। हाफिज़ पाशा साहब से शुरू करते हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। ये रुपया मुसलसल गिरे जा रहा है, रुपये में गिरने की गुंजाइश तो बहरहाल थी, जैसा कि हमने भी जिक्र किया, मगर इतना गिर जाएगा ये खबर आपको लग रहा है कि अभी भी ये जो रुपये का गिरना है ये इस वक्त भी मईशत के फ़ायदे में ही है, या अब आपको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, नुकसान हो रहा है, हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो करेंसी को गिराया जा रहा है, आप नोट करेंगे कि IMF के बोर्ड की मीटिंग जो है वो 3 तारीख जुलाई में मुकर्रर की गई है, और शायद ये वो एक आखिरी प्रायर कंडीशन है जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से एग्रीमेंट आपस में जो नेगोशिएशंस हुए थे उसमें कोई रुपए की कदर तय की गई थी, और अब कोशिश ये होगी कि उस कदर तक उसको गिराया जाए ताकि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता जो आपने सवाल किया कि उसके असरात क्या होंगे, अब आप देखिए, जब आप करेंसी को 10% से फ़र्ज़ कीजिए गिराते हैं तो उसके नतीजे में होता यह है कि अफरात ज़र में हमने देखा है कि तकरीबन 4% इजाफा होता है। 10% रुपया गिरे तो कीमतों में 4% ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा होता है, जो कि बड़ा नुमाया इम्पैक्ट है। तो यानी कि अगर पिछले साल 9% थी हमारे अफरात ज़र की रफ्तार, तो इस साल ऑलरेडी हम तकरीबन 13% पर जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात यह है कि आप जब 1 रुपया क़र्ज़े में आप देखेंगे कि इजाफा होता है, जब करेंसी गिरती है 1 रुपये से, तो आपके क़र्ज़ों में फॉरेन डेट में तकरीबन 100 अरब का इजाफा होता है। तो अब आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन में ही उन्होंने तकरीबन 11 से 1200 अरब के हमारे क़र्ज़ों में इजाफा कर दिया है, और जो सालाना हमें डेट सर्विसिंग करेंगे उसमें तकरीबन 50 अरब एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, जिसकी प्रोविज़न इस बजट में नहीं है, इसलिए कि ये बजट बनाया गया था 150 रुपये फ़ी डॉलर के कैलकुलेशन पर, और ये बजट ऑलरेडी आउट हो चुका है, इसलिए कि अब आपकी कदर जो है वो 10% गिर गई। और सब अगर हुकूमत ने ये IMF से कमिट किया हुआ था, इसके बावजूद 150 रुपये पर बजट बनाना, बिजनेस कम्युनिटी को 140 रुपये पर कहना कि अब रुपया मजीद नहीं गिरेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस है, फिर 150 पे वज़ीर आज़म का दोबारा उनसे ये कहना, फिर रुपये का 164 रुपये हो जाना, तो ये मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया है इन्होंने, जो कि आपके ख्याल में एक अच्छा अमल है जिसकी वजह से रुपया मुसलसल गिर रहा है और हुकूमत को पता नहीं है, या पता था गलत बयानी कर रहे थे? क्या आप कहेंगे? इन्हें समझ में नहीं आ रही है? सब समझ में आ रही है, मगर बिजनेस कम्युनिटी से गलत बात की। देखिए, मार्केट फोर्सेस पे अगर छोड़ा जाता तो आप पिछले दिनों जो देखिए जो हालात हमारे होते जा रहे हैं, पिछले 7 हफ्तों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे रिजर्व्स में 3.2 अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि हर हफ्ते हमारे रिजर्व्स तकरीबन 450 मिलियन डॉलर गिर रहे हैं। ये रफ्तार आगे चलकर अगर इस तरह कायम रही तो आपके रिजर्व्स ना होने के बराबर रह जाएंगे। आज का जो खबर है कि स्टेट बैंक के रिजर्व 7.3 अरब डॉलर पर आ चुके हैं, जो कि सिर्फ 1.5 महीने के इंपोर्ट के लिए मुनासिब हैं। तो हालात तो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 12 अरब डॉलर होगा, आपको याद होगा पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम 12 अरब डॉलर पर ले आएंगे। अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि कम से कम 14 अरब डॉलर होगा। तो हालात जो हैं वो तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, और शायद फंडामेंटल्स में चूँकि ख़राबी आ रही है तो किसी न किसी वक्त डॉलर की कमी करने का वक्त आ गया था शायद, चूँकि अब तो कह रहे हैं कि मार्केट डिटर्मिन्ड है, मगर मेरा ख़्याल ये कि इसमें टाइमिंग का भी दखल है। ये IMF के बोर्ड की मीटिंग से पहले ये जो पूरा कमिटमेंट था वो पूरा करना चाहिए।
मतलब फिर ज़ाहिर है जो मुश्किल फ़ैसले होते हैं, चाहे वो डॉलर की कदर बढ़ना हो, महंगाई हो, शरह सूद बढ़ना हो, जिससे सरमायाकारी बुरी तरीके से मुतासिर हो रही है, वो इसलिए किए जाते हैं कि फिर मुश्किल हालात से गुजरे अवाम, मगर फिर स्टेबलाइजेशन आए और फिर ग्रोथ आए। इन फैसलों के नतीजे में वो स्टेबलाइजेशन और ग्रोथ का पैटर्न आपको नज़र आ रहा है कि मीडियम टर्म में स्टेबलाइज हो जाएं, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की पर मईशत चढ़ती नज़र आए? यह आपका बड़ा मुनासिब सवाल है। आपने क्या क्या नहीं किया पिछले साल? आपने कदर जो है तकरीबन 35% एक साल में गिराई रुपए की। आपने इंटरेस्ट रेट को डबल कर दिया। आपने अपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग में 30% की कमी की। और आखिर जब आप साल के एंड पे आए हैं तो पता ये चल रहा है कि हमारा बजट खसारा जो है वो तकरीबन, गवर्नमेंट तो कह रही है 7.2% GDP का, मगर हमारा अंदाज़ा ये है कि कम से कम ये 8% ऑफ द GDP होगा। साल के आगाज़ में आपने कहा था कि 4.9%, और PTI की हुकूमत ने सप्लीमेंट्री बजट में कहा था कि 5.1%। 3% लगभग डेफिसिट में इजाफा होना, ये तकरीबन 1000 अरब ज़्यादा है। ये किस तरह की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है? तो लिहाजा फिस्कल साइड पे तो स्टेबलाइजेशन ना हुई। अगले साल भी आप कह रहे हैं कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 7.2 से माशाल्लाह कम होकर 7.1% पे आ जाएगा। ये कोई कमी हुई? ये कोई फिस्कल स्टेबलाइजेशन हुआ? दूसरी तरफ आपने बजट स्पीच में ये फरमाया कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट उस वक्त कह रहे थे 13, अब लग रहा है कि $14 अरब होगा। हम 13 से इसको $6.5 अरब पे ले आएंगे माशाल्लाह। अगर आप उसको इस लेवल पे लाना चाह रहे थे तो आपने एक्सपोर्ट्स पे इतने नेगेटिव किस्म के इक़दाम किए हैं कि उससे एक्सपोर्ट्स में इजाफे की कमी हो चुकी है। तो कहाँ से आप $14 अरब से $6.5 अरब पे लेकर आएंगे? और अगर लाने की कोशिश करेंगे तो खुदा न खास्ता रुपए की जो कदर है उसको इतना कम करना पड़ेगा कि जिसके बारे में हम इस वक्त सोच भी नहीं सकते। और मैं कोई फिगर देना नहीं समझता मुनासिब, मगर मुझे ख़तरा यकीनन ये लगता है कि पिछले साल से भी ज़्यादा आपको अगले साल करेंसी गिराना पड़ेगी अगर आप स्टेबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहेंगे और कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ पाश साहब मौजूद थे। वो कह रहे हैं सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है, मज़ीद करेंसी को गिराना पड़ जाएगा जिस तरीके से हुकूमत मुआशी पॉलिसी को चला रही है। हमारे साथ माहिर मईशत तज़ियाकार मोहम्मद सुहेल साहब भी मौजूद हैं। मोहम्मद सुहेल साहब बहुत शुक्रिया। वैसे पहले ये था कि गैर यकीनी की सूरत हाल है क्योंकि हुकूमत IMF का नहीं डिसाइड कर रही, फिर कर लिया इन्होंने मुश्किल से जाके IMF का डिसाइड, तो फिर था कि बजट में शायद बहुत मुश्किल फैसले होंगे। वो बजट भी आ गया और आप ही ने कहा था कि इतना सख्त नहीं है जितना तवक्को की गई थी। सख्त ज़रूर है मगर इतना सख्त नहीं है, इतना बुरा नहीं है बजट। अब वो भी गुजर गया मगर स्टॉक मार्केट संभल के नहीं दे रही है, रुपया भी नहीं संभल रहा। हालांकि हुकूमत ने 2 दफ़ा यकीन दहानियाँ कराई हैं। क्या वो यकीन दहानी गलत कराई थी? वो कर नहीं सकते इसको मैनेज? क्या कहेंगे आप? लेकिन जहाँ तक करेंसी का मसला है वो तो हमें ये रियलाइज़ करना पड़ेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि ये एक रिजीम चेंज हो रही है। पाकिस्तान में जब से फॉरेन करेंसी लिबरलाइजेशन शुरू हुई 1991 से लेकर अब तक एक तरह से हमारा फिक्स रिजीम ही रही है, और दो हम उसको फ्लेक्सिबल कहते रहे हैं मगर वो ट्रू स्पिरिट में मार्केट फोर्सेस को रिप्रेजेंट नहीं करती थी। तो एक तो पिछले कोई 30 बरस से ना मीडिया की आदत रही है ना बिज़नेस कम्युनिटी की कि वो रुपये की फ्लक्चुएशन को कभी ऑब्ज़र्व कर सकें। इक्का दुक्का साल में डिवैल्यूएशन हो जाती थी। अब चूँकि IMF से मुआहदे में ये तय पा लिया है हुकूमत ने, जिस तरह गवर्नर सेंट्रल बैंक ने बताया कि ये जो डिमांड सप्लाई की बेस पे मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट होगा, तो इतलात ये हैं कि जून के एंड में बहुत बड़ी पेमेंट्स हैं, डेट की रीपेमेंट्स हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तानी रुपए की कदर है वो गिरी है। तो रुपए की कदर की गिरने की तो ये वजह है। जहाँ तक स्टॉक मार्केट का सवाल है, अब शाहज़ेब भाई आपको भी पता है कि जो मुल्क में एक तो इकॉनमी के हालात बहुत ही बुरे हैं और चैलेंजेस हैं, वो सबको पता है। इसके साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स एक तो पहले से था जिसमें कोई कमी नहीं हुई। मेरा
हवाला है जो टैक्सेशन के मेजर्स हैं या टैक्स अथॉरिटीज़ के लेटर्स आ रहे हैं, जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के तरफ से जो खबरें आ रही हैं। अभी हमने पिछले दिनों सुना कि एक IPPs के CFO को के साथ इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। और एक और नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो बजट प्रेजेंट किया गया है, बहुत अच्छा बजट है, बहुत इसमें बोल्ड इकदाम किए गए हैं, मगर बहुत सारी चीज़ें जो की गई हैं जिसकी वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, और इसी तरह का रेजिस्टेंस हमने इंडिया में भी देखा था जब नोटबंदी शुरू हुई थी और जब वहाँ GST लागू हुआ था। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक फैक्टर्स तो स्टॉक मार्केट को असर कर ही रहे थे, बट नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा असर कर रहे हैं। मगर कहीं कहीं रेजिस्टेंस पर हुकूमत गिवन भी कर रही है। तंबाकू लॉबी है जिसमें खुद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा शामिल हैं, वो टैक्स नेट में लेके आते, उसकी बहुत ज़्यादा इकदाम खुद हुकूमत ने शुरू किए थे, वो रिवर्स कर दिया है किसानों को बुनियाद बनाकर। साथ में बताइएगा कि अब बड़ी डिवाइडेड डिबेट है। पहले तो अक्सर तकरीबन इकोनॉमिस्ट की राय थी कि भाई रुपये को गिराना चाहिए, ओवर वैल्यूड है, मगर अब ये राय बहुत ज़्यादा डिवाइडेड हो गई है और इस हक में ज़्यादा नज़र आ रही है कि भाई इतना ना गिराएं, अब इसको गिराने का मज़ीद फ़ायदा नहीं है, इससे मज़ीद महंगाई होगी और यहाँ से एक्सपोर्ट्स भी नहीं बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स को कर्टेल इस तरीके से करने में नुकसान ही है मईशत का। आप क्या समझते हैं? और अगर ये नए रिजीम में चली गए हैं ये, जिसकी वजह से फ्री मार्केट अगर है, तो फिर आप समझते हैं फिर कमिटमेंट्स गलत कर रहे थे? पहले 140 रुपये पर कह रहे थे अब ठीक प्राइस है, फिर 150 पे वज़ीर आज़म कह रहे थे ठीक प्राइस है। देखिए, अव्वल तो ये ना प्राइम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर, ना सेंट्रल बैंक गवर्नर, जब आपने एक करेंसी को रिजीम ही चेंज कर दिया, जब मार्केट ड्रिवन है तो इसकी फोरकास्ट कोई नहीं कर सकता। उसका सारो दारो मदार डिमांड सप्लाई पर है। पैसे आ गए तो ये 120 भी हो सकता है और मुल्क में अगर पैसे नहीं आए तो ये 180-200 भी हो सकता है। जिस तरह एक कंपनी का शेयर प्राइस है, उसका CEO नहीं तयन करता कि उसकी शेयर प्राइस क्या होगी, इस तरह मार्केट ड्रिवन या फ्री फ्लोट करेंसी का तयन जो है वो डिमांड सप्लाई डायनामिक्स करती हैं। और अगर मुल्क में पैसा आएगा तो रुपये बेहतर होगा और अगर नहीं आएगा तो वो बेहतर नहीं होगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये पूरी रिजीम चेंज हो गई है। जहाँ तक आपका सवाल है, देखें, एक तो पाकिस्तान में ये एक्सटर्नल अकाउंट का मसला पिछले 2 साल से चल रहा था। तो पहले सियासी पेचीदगियाँ थी, फिर इलेक्शन थे, फिर इलेक्शन के बाद इस हुकूमत ने जो 9-10 महीने क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इससे जो ज़ख़म है वो इतना गहरा हो गया है कि अब जो है इस करेंसी की एडजस्टमेंट और इंटरेस्ट रेट की एडजस्टमेंट और जो टैक्सेशन मेजर जो बजट में लिए गए हैं, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो ये हमें तय कर लेना चाहिए कि अगले साल कम से कम, या हो सकता है 2 साल भी, ये जो ट्रांजिशन है ये बहुत ही पेनफुल होगा। और अगर इस पेनफुल ट्रांजिशन को ज़रा सा स्मूथ करना है या बेहतर करना है, तो इसके लिए जिस तरह मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस स्टोर करना पड़ेगा, जिसके लिए वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आज हमारी इकॉनमी में मौजूद हैं उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। ज़िक्र मोहम्मद सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे काम हैं जो हुकूमत को भी करने हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद आम खबरों पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। 3.5 साल बाद अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरे को खास अहमियत दी जा रही है क्योंकि 2 रोज़ा दौरे पर में अफगान सदर अहम मुलाकातें करेंगे। मौजूदा हालात में मुलाकातें बहुत अहम हैं। अफगान सदर अशरफ गनी ने आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी से भी मुलाकातें की। ये दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि अफगानिस्तान में अमन अमल जारी है, इस हवाले से अहम पेशरफ्त भी हुई है और पाकिस्तान इसमें अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगान सदर की मुलाकात के बाद एलामिया जारी हुआ जिसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अवाम के मुफाद में ताउन का नया बाब खोलने पर इत्तफाक किया है। दोनों रहनुमाओं ने अफगान ताल्लुकात की अहमियत पर इत्तफाक किया है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान अमन अमल के लिए हिमायत के अज़म का इयादा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुलाकात में कहा कि अफगान अमन अमल तवील जंग के खात्मे का वाहिद हल है और पाकिस्तान ने इंटर अफगान मुज़ाकरात की हिमायत की है। एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि अफगानिस्तान में पायदार अमन दोनों ममालिक के अवाम के मुफाद में है। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा तिजारत और ट्रांजिट ट्रेड बेहतर बनाने के अज़म का भी इयादा किया। इसके अलावा मुलाकात में इस बात पर भी इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन की तकमील से तवील मुआशी फ़वाइद हासिल होंगे। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई, ये एक मस्बत पेशरफ्त है। इसके अलावा अफगान सदर ने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो से मुलाकातें की। बड़ा अहम दौरा है ये और इसके हवाले से क्योंकि
बयानात का सिलसिला, अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पर तनकीद का सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता रहा है। क्या ये एक मस्बत पेशरफ्त है और एक ख्याल किया जा सकता है कि यहाँ से मामलात आगे बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, पाकिस्तान की तरफ से मस्बत बयानात के बावजूद भी अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल तनकीद ही आती रही है। अब ये 3.5 साल बाद दौरा हुआ है, आप समझते हैं कुछ मस्बत सिमत में बातें चलेंगी या दौरा ख़त्म होगा फिर बयानात शुरू होंगी और वही चीज़ें चलेंगी? शाजिद, मैं इस दौरे को थोड़ा सा एक और नौयत से देख रहा हूँ। इस दौरे को आप इन आइसोलेशन न देखें। दौरे से पहले क्या हुआ और दौरे के दौरान क्या हुआ, ये भी मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, ये एक यकलख्त नहीं हुआ, ये बिल्ड किया गया। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई वज़ीर आज़म के दरमियान और सदर अशरफ गनी के दरमियान। उसके बाद जद्दा में और अपना मक्का में OIC की जो इजलास था, समिट इजलास था, उसकी साइड लाइन्स पे एक मुलाकात हुई और बड़ी मुस्बत मुलाकात थी। उसके बाद आपने देखा कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के पाकिस्तान तशरीफ लाए और जो एपैक्स जो 1 साल पहले जो एक नया मैकेनिज्म तश्कील दिया गया था, जिसकी नशस्तें नहीं हुई थी और उसका रिव्यू नहीं हुआ था, हमारे मुसलसल कहने के बावजूद उसका उनके आने से पहले उसका इजलास मुनक़िद हुआ और 5 ग्रुप्स को बैठ के डिस्कस किया गया। क्या पेशरफ्त हुई, क्या मजीद कहाँ पेशरफ्त दरकार है, इस पर तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ साथ उनके आने से पहले आपने देखा कि बुरबन में एक लाहौर प्रोसेस का आगाज हुआ। उस लाहौर प्रोसेस के आगाज में 57 के करीब ऑपोजिशन के और मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ तशरीफ लाए। 5-6 तो उसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे जो सदर अशरफ गनी के मद्दे मुकाबिल जिनका इरादा है इलेक्शन लड़ने का, और मुख्तलिफ सियासी जमातों को, मुख्तलिफ फैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ एक डायलॉग हुआ, एक बड़ी अच्छी नशिस्त हुई। उसके बाद इनका यह दौरा हुआ। इसके दौरे को अगर आप देखें कि डेलीगेशन की जरा नौयत देखें, सदर खुद थे, वजीर खजाना थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और उनकी जो अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह हैं NDS के हेड वो थे, यानी कि अहम लोग थे। तो एक छोटी नशिस्त भी हुई, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हुई और फिर आप देखें कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत के साथ, दीगर सियासी जमातों के साथ भी उन्होंने इंगेज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में उन्होंने पूरा एक की नोट एड्रेस किया और उस पर उन्होंने बताया, स्पेल आउट किया कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के फ्यूचर ताल्लुकात को वो किस तरफ देखना चाहते हैं और उनकी ट्रैजेक्टरी उनके जहन में क्या है। फिर आप देखिए अफगानिस्तान में क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं और ये यहाँ आना, फिर अफगान अमन अमल भी आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान से भी कहता रहा है, पाकिस्तान भी अपने ताउन की बात करता रहा है। तो ये जो अफगान अमन अमल है उस लिहाज से ये दौरा कितना अहम है और क्या पेशरफ्त हुई है? मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। उसमें जो हम कर रहे हैं और जो हमसे वो तवक्कुआत कर रहे थे, हमें एक पेज पे होना जरूरी था। तो इस दौरे से एक पेज पे आने में हमें आसानी हुई, उसमें पेशरफ्त हुई है। हमने तय करना था कि क्या हम माजी में धंसे रहें या मुस्तकबिल के बारे में देखें। माजी में हम एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाते रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाते रहे हैं और एक दूसरे को बहुत सी नाकामियों का जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं। अब क्या हमने उसी ग्रुप में फंसे रहना है या मुस्तकबिल की तरफ देखना है? तो तय ये हुआ, माजी को दफन कीजिए और एक नए बाब का आगाज कीजिए, एक नई इब्तिदा कीजिए। मैं समझता हूँ ये जो इसका निचोड़ है, ये जो स्पिरिट है, ये एक मुस्बत कदम है। हमने उनको अश्योर किया। ये
जब ये तय हुआ तो अशरफ गनी साहब ने भी ये तय कर लिया कि हाजी इत्तफाक कर लिया कि माजी में नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं, उन्होंने भी ये तय किया पाकिस्तान की तरफ से जब ये यकीन दहानी कराएगी तो उन्होंने भी कहा ये? बिल्कुल वाज़ेह मैं इसका इशारा दूं आपको कि जब हमारा इंस्टीट्यूट में खिताब हुआ, उनका खिताब के बाद एक साहब थे वहाँ, उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कुछ माजी की बातें की। उन्होंने कहा देखिए ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की है उसका निचोड़ ही ये था कि आप माजी से बाहर निकलें। अब आपका सवाल तो वही माजी वाला है, मैं तो मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने जवाब से उस की अक्कासी कर दी, अपने ज़हन की अक्कासी कर दी और पोलाइट तरीके से उन्होंने अपना उस सवाल को रद्द कर दिया। तो उससे एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन सामने आ गया कि वो क्या सोच रहे हैं, किस अंदाज से सोच रहे हैं। और शाह साहब ये फिर अब अफगान अमन अमल आगे बढ़ेगा कैसे, क्या फैसले हुए हैं, किस तरीके से आगे जाके चीज़ें मंजर आम पर आएंगी? देखिए अमल तो जारी है, एक है दोहा प्रोसेस, वो जारी है। आपने देखा कि मॉस्को फॉर्मेट में भी पेशरफ्त हुई है। पिछले दिनों में जब मैं बिश्केक में था तो वहाँ रूस के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, चीन के वजीर खारजा से मुलाकात हुई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंशाल्लाह वो सोच रहे हैं कि चीन में एक और नशिस्त की जाए जिसमें अफगानिस्तान हो, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो और ईरान भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कि हम पूरी जो रीजनल ओनरशिप को साथ लेकर चलें और उस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो एक तो हमने उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें पूरा यकीन दिलाया और वो समझते भी हैं कि हम कर रहे हैं। दूसरा हमने उन्हें कहा कि जहाँ तक इंट्रा अफगान डायलॉग का ताल्लुक है, हम तो उसके ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उसमें भी पेशरफ्त हो। तो ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हाँ, फिर बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन भी होना है। कल वो लाहौर तशरीफ ले जा रहे हैं, वहाँ गवर्नर हाउस में बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो अफगानिस्तान में तजारत में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक नई इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो एक आप देखें ना, एकेडेमिया से, बिजनेस से, गवर्नमेंट से, हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से, सबसे मुलाकातें हुई और बड़ा भरपूर मैं समझता हूँ। उम्मीद करते हैं इसके ज़ाहिर मज़बूत नताइज भी आए, जैसा आप कह रहे हैं, जितने पॉजिटिव आप हैं। मगर ये भी खबर आई, मीडिया पर चली कि अगले महीने जुलाई में आप और वज़ीर आज़म अमेरिका का दौरा कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए, क्या ये दुरुस्त है? जी, इस पर काम हो रहा है, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। उस पे हम देख रहे हैं कि कौन सी डेट्स हैं जो दोनों साइड्स को सूट करेंगी और जो भी डेट्स कंफर्म होती हैं फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हाँ, एन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म और मैं बिल्कुल हम वहाँ जाएं और सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान हो सकता है। दावतनामा वहाँ से आया है सदर ट्रंप की तरफ से, और कॉन्टेक्स्ट क्या है? लाइक अफगान अमन है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑब्वियसली देखिए, जब मुलाकात होगी तो जो अफगान अमन है यकीनन उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बायलैटरल इश्यूज भी हैं, रीजनल स्टेबिलिटी और पीस की बातें भी हैं जो वो भी यकीनन डिस्कस होंगी। यानी कि शाह साहब सिर्फ अब तारीखें तय होनी है, दावतनामा वहाँ से आ चुका है, वज़ीर आज़म और आप जाएंगे? जी इंशाल्लाह वो तारीखें तय होनी है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। अहम डेवलपमेंट है, अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान में हैं, उनके दौरे को मज़बूत कह रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान क़यादत ने मिलकर फैसला किया है कि अब आगे की बात होगी, माजी की बात नहीं होगी, अफगान अमन अमल भी आगे बढ़ेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीका जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि वो और वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। दावतनामा आ चुका है, तारीखें फ़ाइनल होनी हैं और उस तारीख के फ़ाइनल होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा करेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। बड़ा अहम ये दौरा होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पहले एक बात है जो मजाक के तौर पर शुरू हुई और वो था कि 92 के वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था।
ये मजाक फिर मैसेजेस पर चलने लगा, फिर सोशल मीडिया पर पहुंचा और फिर बात ये हो गई कि 92 और 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें 7 मैचेस का नतीजा एक जैसा आया, तो फिर उस पर आर्टिकल लिखे जाने लगे, बैनुल-अक़वामी चैनल्स उस पर बात करने लगे, कमेंट्री होने लगी और जो 92 की टीम का हिस्सा थे वो भी बड़े हैरान हैं। वसीम अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सब चीज़ों पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुतालिक एक मामला बहुत गर्म है जिसने अब दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ये मामला शुरू तो मजाक और तफरी के तौर पर हुआ था, मैसेजेस के तौर पर हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन 1 माह और गुज़िश्ता रोज़ के वर्ल्ड कप मैच के बाद इसने ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि आलमी मीडिया और माहिरीन भी माजी और हाल के वाक़यात की मुमासलत पर हैरान हैं। इस पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, तज्ज़िये हो रहे हैं। बात हो रही है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी की, जिसका मवाजना 1992 के वर्ल्ड कप से किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप तो जीत लिया था, लेकिन इस तारीखी कामयाबी से पहले उस वक्त की पाकिस्तानी टीम और सरफराज अहमद की क़यादत में मौजूदा पाकिस्तानी टीम के हालात हैरत अंगेज़ तौर पर एक जैसे हैं। एदाद शुमार में दिलचस्प मुमासलत है। इस वर्ल्ड कप में अब तक के मैचेस में पाकिस्तान की फतह और शिकस्त इसी तरह हो रही है जैसे 1992 के वर्ल्ड कप में हुई थी। सोशल मीडिया पर 1992 और 2019 के वर्ल्ड कप में मुमासलत उस वक्त सामने आना शुरू हुई जब पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप की तरह वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही खेला, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बासानी 7 विकेटों से हरा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले मैच में बासानी 10 विकेटों से हरा दिया था। वर्ल्ड कप के पहले मैच में शिकस्त पर सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू हो गए और कहा गया कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त हुई थी, लेकिन वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान ने जीता था। अब सूरत हाल उस वक्त मजीद दिलचस्प होना शुरू हो गई और आप साथ साथ फुटेज भी देख रहे होंगे 1992 के मैच की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था और 2019 के मैच की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। आगे भी जो मैचेस हुए उसका भी अहवाल आप साथ साथ वीडियो के ज़रिए भी देखेंगे। जब पाकिस्तान के दूसरे और तीसरे मैच के वही रिजल्ट सामने आए 2019 के वर्ल्ड कप में, तो सूरत हाल और दिलचस्प हो गई, क्योंकि वो नतीजे वैसे ही थे जैसे 1992 में थे। इसमें फ़र्क सिर्फ टीमों का था। पाकिस्तान ने मौजूदा इवेंट के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 14 रन से हरा दिया, जबकि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 रन से। इस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दे दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के तीसरे मैच में बारिश हो गई थी और इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन इत्तफाक का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। पाकिस्तान के अगले चारों मैचेस के रिजल्ट भी वही रहे जो 1992 के वर्ल्ड कप में थे। पाकिस्तान मौजूदा वर्ल्ड कप का अपना चौथा और 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत से हार गया। ऐसा ही 1992 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था। पाकिस्तान अपने चौथे मैच में भारत से 43 रन से हार गया था और 5वें मैच में जनूबी अफ्रीका से 20 रन से 1992 में हार गया था, जिसके बाद टूर्नामेंट में रहना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था। उस वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। अब ये भी इत्तफाक है कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी 5 मैचेस खेलकर पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स थे। सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर 1992 की तरह ही पाकिस्तान ने कमबैक किया। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले दोनों मैचेस जीत लिए। रिकॉर्ड का जायजा लें तो 1992 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 6ठा मैच और श्रीलंका के खिलाफ अपना 7वां मैच जीत लिया था। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने 7वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और 1992 के वर्ल्ड कप के तनाजुर में दोनों टीमों की कारकर्दगी का जायजा लें तो इस हवाले से भी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ मुमासलत पाई जाती है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। इससे पहले तक वो नाकाबिल शिकस्त थी। इसी तरह मौजूदा वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड की टीम नाकाबिल शिकस्त थी और फिर पाकिस्तान से हार गई। पाकिस्तान ने कल उसे शिकस्त देकर 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख दोहरा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ के मैच से मुतालिक इसके अलावा भी कई बातें हैं जो 1992 के वर्ल्ड कप जैसी हैं। पाकिस्तान ने कल अपने 7वें मैच में 5 बॉल्स पहले ही कामयाबी हासिल कर ली और सरफराज अहमद ने चौका लगाकर विनिंग शॉट मारा। 1992 में भी पाकिस्तान ने अपना 7वां मैच आखिरी ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर जीता था। बात यहाँ तक भी नहीं रुक रही। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि क्रिकेट की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, मुमासलत बताई जा रही है। मजाक से शुरू होने वाली बात अब बाकायदा उस पर तबसरे हो रहे हैं। नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन जो खेल पर बेहतरीन तज़िया देने के लिए शोहरत रखते हैं, उन्होंने भी इस मुमासलत पर लिखा है। उनका कहना है कि मौजूदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 6ठे मैच में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल मैन ऑफ द मैच थे। अब दिलचस्प ये बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में आमिर सुहेल मैन ऑफ द मैच थे, वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं और इन दोनों के नाम के आखिर में सुहेल आता है। बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तान के हवाले से एक जैसी बातें सामने आ रही हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने अब तक 16 विकेटें हासिल की हैं।
वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं और दूसरे नंबर पर हैं पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1992 और 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान 1992 की यादें दोहरा रहा है। आईसीसी ने भी ट्विटर पर पाकिस्तान की मौजूदा और 1992 के वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में फतह और शिकस्त का चार्ट पेश किया जो एक जैसा था। अब पाकिस्तान की 1992 की तरह 2019 के वर्ल्ड कप की एक जैसी परफॉर्मेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। ऐसी एक ट्वीट में क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिकइन्फो ने लिखा कि सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के 1992 के ताल्लुक से अब खौफ आने लगा है। इसके साथ बच्चों की मारूफ सीरीज अलादीन का पोस्टर शेयर किया गया जिसमें लिखा है कि 1992 में अलादीन की एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई थी और 2019 में अलादीन की फिल्म रिलीज हुई है। तो 1992 और 2019 के जो तबसरे हैं वो बाकायदा तौर पर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स और चैनल्स पर हो रहे हैं। हमारे साथ 1992 की टीम में शामिल वसीम अकरम मौजूद हैं, उनसे ज़रा इस हवाले से हम बात करते हैं। वसीम भाई बहुत शुक्रिया। वसीम भाई आप उस टीम में भी मौजूद थे। तुम्हें तो ये सारी बातें मजाक लग रही थी, अब आपको खुद भी हो रहा है कि ये आखिर हो क्या रहा है। पहला मैच वेस्ट इंडीज से और 7वें मैच तक का वही अहवाल है, आप खुद भी ज़रा हैरान है कि तो सब कुछ रिपीट हो रहा है। हाँ, इट्स वेरी स्पूकी लेली जो अगर वो मैंने देखा है सोशल मीडिया पे लोगों ने जो बना के एग्जैक्टली जो हम हारे जो मैच हमारा 1 पॉइंट हुआ और जिस तरीके से न्यूजीलैंड को हराया, जिस तरीके से हमने हराया, सो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। बट लग रहा है कि शायद हिस्ट्री अल्लाह करे रिपीट हो जाए दोबारा यार। आपको पता है ना, इस हवाले से भी लोग मुमासलत निकाल रहे हैं कि लेफ्ट हैंडेड बॉलर आप थे 92 में, आपकी सबसे ज़्यादा विकेटें थी, अब आमिर की हैं पाकिस्तान की तरफ से, और वैसे बाकी मैचेस हैं पाकिस्तान के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एवरीथिंग लाइक आई सेड इट्स वेरी स्पूकी। अब आमिर के 16 हैं, मेरी 18 थी, और आमिर का अभी 2 मैच हैं। आमिर के पास इंशाल्लाह 2 तो है ही हैं, फिर उसके बाद क्वालिफाई करते हैं तो आगे भी आते हैं। बट पाकिस्तान यहाँ से क्या कर सकता है? यहाँ से अपने सिर्फ वो 2 मैच जीत सकता है एंड देन ऑब्वियसली ऊपर वाले पे छोड़ दे। यू कांट कंट्रोल के बाकी टीमें करे। बट सो फार आई थिंक वी आर ऑन द राइट ट्रैक। वैसे भाई आपको पता है ना, अगर ये सब इसी तरह चलता रहा तो फिर 2045 में सरफराज अहमद पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे। अल्लाह करे, व्हाई नॉट, गुड लक टू सरफराज यार, इट्स अ बिग डील पॉलिटिक्स, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। पहले वो स्टेप बाय स्टेप आई सपोज सरफराज को भी जाना चाहिए। इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद, क्योंकि आप वही हैं, रिकवर करना हुआ क्या है? आपको लग रहा है कि किस तरीके से अचानक ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना, एक कमबैक किया? 92 का तो आप लोग सब शेयर करते ही रहे हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से दोबारा कमबैक किया, इमरान खान साहब ने किस तरह सबको मोटिवेट किया बतौर कप्तान। अब आपको कैसे लग रहा है, कैसे एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन गया अचानक हारते हारते और इतनी तनकीद समेटते हुए? आई थिंक एक तो टीम ठीक सिलेक्ट की, कम्बिनेशन इनका ठीक बन गया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और हारिस सुहेल की इंक्लूजन से बड़ा फ़र्क पड़ा। उसने आगे कमाल बैटिंग की है, उसने मुझे तो इम्प्रेस किया है, पूरी दुनिया को उसने इम्प्रेस किया है, और आई सपोज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी उसने बड़ा इम्प्रेस किया अपनी बैटिंग से, जो उसके पास टैलेंट है। बस उसको सिर्फ एक एडवाइस है फ्यूचर के लिए, आई सपोज़ को फिज़िकली उसको फिट होना पड़ेगा बड़ा, बिकॉज फील्ड में 50 ओवर आप उसको स्लिप में तो खड़ा नहीं कर सकते हैं, शॉर्ट फाइन लेग पे। ही इज़ वेरी यंग, ही हैड नी ऑपरेशन एक उसका हुआ था, वो आई थिंक उसको देर लगी है, बट ही इज़ अ वेरी स्पेशल टैलेंट। एवरीबडी इज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिम, एंड ऑफ कोर्स विद पाकिस्तान टीम, और जीत से एक मोमेंटम मिल जाता है और एक कॉन्फिडेंस जो आपका खोया होता है शाज़ेब, वो वापस आ जाता है, और इस टीम को वही लग रहा है। और जिस तरीके से अब पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये पाकिस्तान टीम खतरनाक लग रही है। अच्छा, बॉलिंग में शाहीन आफरीदी ने भी बड़ा रिकवर किया है, और मैच से पहले आपने उससे बात भी की। हालांकि आप मुसलसल कमेंट्री में और हमसे भी आप बात करते हुए कह रहे थे कि गलत जगह पर बॉल पिच कर रहा है, इंग्लैंड की विकेटों पर इसको अपना पॉइंट ठीक करना पड़ेगा, सही तरीके से उसको पिच करे। मगर फिर आपने बात की और शाहीन ने जिक्र भी किया कि आपने उसको टिप्स दिए थे। आपको लग रहा है बात समझ में आ गई, और इतनी जल्दी बात समझ में आ गई कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्म किया शाहीन ने? आई थिंक बात तो मैं उसको शुरू से ही समझा रहा था, जो भी ब्रीफली मैं मैच से पहले इन्हें मिलता था, और वैसे भी मैच से अब 15-20 मिनट पहले एडवाइस देना समटाइम्स कैन बी गो अगेंस्ट यू, बिकॉज अपना प्लेयर एक प्लानिंग करके आया होता है, अपने जहन में एक प्लान करके आया होता है। ये मैं उससे पहले मैच से कह रहा था कि तुम्हारी लेंथ की प्रॉब्लम हो रही है, वो तुमने लेंथ का एक एरिया ढूंढना है। मैंने उसको एक सिंपल सी बात बताई थी कि जब आप भागने लगो ना अपने रनअप से, सो अगर हरी विकेट है या इंग्लैंड की विकेट है, लेंथ जो होती है 2 फुट की, 2 बाय 2 फुट की, वो एक लेंथ पे नज़र मार जाओ पास आके कि मैंने यहाँ पे आके ठप्पा मारना है,
उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आपका बॉलिंग करना। बट आई सपोज क्रेडिट उसके कोचेस को भी जाता है, उसके कोच को, अजहर वगैरह को, जिसने काफ़ी अरसे से उसके साथ मेहनत कर रहे हैं। और मैं बताता चलूँ, लेंथ ठीक करना इट्स नॉट दैट ईजी, इट टेक्स सम टाइम, इट टेक्स थोड़ी सा टाइम लगता है कि किस लेंथ पे मैंने आके इंग्लैंड ने मारना, और आई थिंक उसको अब समझ आ गई है। अब वो यहाँ से इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। तो इस वक्त बॉलिंग का एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है पाकिस्तान का। पहले आमिर अकेले ही बॉलिंग कर रहे थे, मगर बाकी सबको अब नज़र आ रहा था कि बुरी बॉल्स कर रहे थे, पिट रहे थे। वहाब रियाज, शाहीन शाह अफरीदी और साथ में मोहम्मद आमिर, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। लाइन लेंथ ठीक हो गई है इस कॉम्बिनेशन की। बिल्कुल, पूरे 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं शाहजेब। यही तो बता रहा था कि आप 4 बॉलर और नॉन रेगुलर बॉलर को 10 ओवर नहीं गिरा सकते। नॉन रेगुलर ओवर छोटे फॉर्मेट में T20 में 2 ओवर दे सकता है, टेस्ट मैच में वनडे में भी आपको टर्न हो रहा हो तो 3 ओवर या टॉप से टॉप 4 ओवर दे। मैं 10 ओवर तो नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू हैव ऑप्शन ऑफ हफीज़ कि उसको आप बॉल करा सकते हो अगर लेफ्ट आर्म आता है, अगर बॉल टर्न हो रहा है विद इमाद वसीम एज अ 5th बॉलर। मतलब मगर आपको लगता है कि इमाद वसीम 10 ओवर में 50 रन के बॉलर हैं, ब्रेक थ्रू कोई ऐसा नहीं दिया, बैटिंग में भी नहीं। इमाद हालांकि एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, इमाद वसीम और आसिफ के दरमियान अभी भी कुछ सोचना चाहिए कि आसिफ को खिलाएं या फिर इस विनिंग कॉम्बिनेशन को ही चलने दें। ठीक है, आइडियली अगर एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाए तो वाई नॉट, बट अगेन फिर आप एक बॉलर कम कर रहे हैं ना, फिर आप हफीज़ के पास जाएंगे। हारिस बॉलिंग करता है, नहीं करता, वी हैवंट सीन हिम बॉल मच, सो यू नीड रेगुलर बॉलर्स। सो फार 2 मैचों में विनिंग कॉम्बिनेशन है, सो वाई नॉट अगले मैच में भी इसी के साथ जाएं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्फिडेंस सबका हाई है। फील्डिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी हमें, फील्डिंग आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी बेहतर हो रही है। हमारे तो 2 मैचेस हैं, ज़ाहिर बंग्लादेश से शायद थोड़ा सा मुश्किल हो, फिर अफगानिस्तान से, बट इंग्लैंड के मुश्किल मैचेस हैं। और पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तानी दुआ कर रहे होंगे कि भारत जीत जाए, इंग्लैंड हार जाए। जब भारत और इंग्लैंड का मैच होगा, आपको लग रहा है इंग्लैंड के लिए मुश्किल हो गया है? पाकिस्तान का एक बड़ा फेयर चांस है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करे। या देयर इज एवरी चांस। वो इंडिया और न्यूजीलैंड से 92 वर्ल्ड कप के बाद अभी तक वर्ल्ड कप में कोई मैच जीते नहीं है। ये इंग्लैंड की टीम का जो स्टैट मैं आपको बता रहा हूँ। सो वो सारे इस वक्त अंडर प्रेशर हैं, ठीक ठाक किस्म के। इंग्लैंड के सपोर्टर्स, इंग्लैंड का थिंक टैंक, इंग्लैंड की टीम, उन्होंने अपने आप को खुद ही सिचुएशन में फंसाया है। बिकॉज पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग की और शॉर्ट बॉलिंग की, जो इंग्लैंड में पैदा हुए हैं, इंग्लैंड में खेले हैं, उनको लेंथ समझ नहीं आई, पीछे बॉलिंग की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसी पिच पे आके बताया कि कैसे आगे बॉलिंग। बहुत शुक्रिया, वसीम अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का फेयर चांस है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में भी पहुंचे, फाइनल में भी पहुंचे और जीत कर भी आए। प्रोग्राम के आखिर में जिक्र हो जाए, अपोजिशन जमातें गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पर APC में इकट्ठी हुई, मुख्तलिफ मामलात पर मुशावरत की गई, कुछ अहम फैसले किए गए, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया गया। इजलास में बहुत सी ऐसी बातें भी हुई जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस या एलामिया में जिक्र नहीं किया गया। जियो न्यूज़ के मुताबिक एजाज सैयद के ज़राए से APC इजलास में होने वाली तकरार और इख्तलाफ की कहानी सामने आई है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान तकरार हुई। इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम मिड टर्म इंतखाबात की तरफ जाएंगे, एहतजाज को आगे लेकर जाएंगे, इसके नतीजे में मार्शल लॉ का सामना करना हुआ तो करेंगे। जिसमें बिलावल भुट्टो ने कहा कि पार्लियामेंट किसी सूरत डीरेल नहीं होने दूंगा, मैं नाना, 2 मामू और वालदा गंवा चुका हूँ, कौम का बोझ मेरे कंधों पर है। ज़राए के मुताबिक इजलास में मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी कि इमरान खान ने सहाबा की तौहीन की है, इसका जिक्र एलामिया में किया जाए। जिस पर बिलावल भुट्टो ने इख्तिलाफ किया और कहा कि मजहब का किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल कबूल नहीं है। इस पर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि क्या किसी के खिलाफ जमहूरियत का इस्तेमाल कबूल है? तो कमरुज़्ज़मा कायरा ने कहा कि यह तो तहरीक लब्बैक वाली बात हो गई। इस बात पर मौलाना गफूर हैदरी ने एतराज़ करते हुए कहा कि आप हमें तहरीक लब्बैक से कैसे जोड़ रहे हैं। इस मामले को हासिल बजिंजों ने मुदाखलत करके रफा दफा किया, मगर बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने स्टैंड लिया। काबिल सताइश है, मज़हब का इस्तेमाल सियासी फ़ायदे के लिए नहीं होना चाहिए, अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने मुखालिफ पर दबाव डालने के लिए, इससे इंतकाम लेने के लिए मज़हब का इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मुफाद अपना हो, इंतकाम अपना हो, मुखालिफ को कमज़ोर करना हो तो मज़हब कार्ड खेल कर किसी की ज़ात को नुकसान पहुँचाना, नफरत अंगेज़ी फैलाना मुल्क का नुकसान है, सियासत का नुकसान है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अपनी उम्र से बड़े बड़े सियासतदानों में ज़्यादा उनसे बड़ी सोच का मुजाहरा कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं, जो कि काबिल सताइश है। इजाज़त दो, अल्लाह।